हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में मैं आपको जावा विद एआई का रोड मैप एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोग जावा डेवलपर हो या फिर जावा सीखने वाले हो तो एआई के कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए, कौन से टूल्स लाइब्रेरीज आप लोगों को सीखनी है, ये सारी चीजें मैं बहुत डीपली आज के इस पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट सबसे पहले जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को एआई मॉडल्स बनाना नहीं सीखना, आप लोगों को जस्ट उनको जावा के अंदर इंटीग्रेट करना है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखो। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आज के दिन बहुत सारे एआई मॉडल्स प्रेजेंट है, जैसे टेक्स्ट मॉडल्स जिन्हें हम एलएलएम भी बोलते हैं, या फिर इमेज जनरेशन मॉडल्स, या फिर वीडियो जनरेशन मॉडल्स, या फिर ऑडियो टू टेक्स्ट मॉडल्स, या फिर टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल्स। तो इस टाइप से बहुत सारे आज के दिन एआई मॉडल्स प्रेजेंट है। मैंने यहां पर कुछ की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, कौन कौन से टेक्स्ट मॉडल्स है, कौन से इमेज जनरेशन मॉडल्स है और किस कंपनी ने उनको डेवलप किया है। तो इस टाइप के बहुत सारे एआई मॉडल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को ये एआई मॉडल नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये एआई मॉडल्स खुद से बनाना चाहते हो तो आप लोगों को पाइथन सीखनी पड़ेगी या फिर आर सीखनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये मॉडल्स खुद से बनाना चाहते हो तो पाइथन या फिर आर सीखो, और उसके लिए आप लोगों का मेजर फोकस किस पर रहेगा? डेट इज मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर एमएल डेटा साइंटिस्ट, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक चीज का ध्यान रखो, क्या एज ए जावा डेवलपर आपको इन सब के ऊपर फोकस करना है? नहीं। क्या एज ए जावा डेवलपर आपको पाइथन या फिर आर सीखना है? नहीं। तो आप लोगों को ये जो एआई मॉडल्स हैं, आप लोगों को ये मॉडल्स नहीं सीखने। तो ये एआई मॉडल्स बनाने के लिए ऑलरेडी दूसरे डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो आपको बना बनाया ब्रेन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वही डेवलपर्स एक्चुअल में ये ब्रेन बना रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं बाय यूजिंग पाइथन एंड आर। तो आप लोगों को बनाने की नीड नहीं है। फिर ऐसे जावा डेवलपर आपको क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ जो बना बनाया ब्रेन है, जो ऑलरेडी पाइथन या फिर आर वाले डेवलपर्स बना रहे हैं, वो जो बना बनाया ब्रेन है उनको आप लोगों को अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एज ए जावा डेवलपर जो बने बनाए ब्रेन्स हैं, आपको सिर्फ उनको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है। आप लोगों को ये ब्रेन खुद से नहीं बनाना। ओके, तो इसका रोड मैप क्या रहेगा वो चीज हम लोग एक एक करके आज बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एआई बेसिक्स फॉर जावा डेवलपर। यहां सबसे पहले आपको एलएलएम सीखना है। एलएलएम एक क्लाउड एआई सर्विस होती है जो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके आउटपुट जनरेट करके देता है। तो जितने भी ये एलएलएम्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनको बिलियंस ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड करके ये सिखाया गया है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड कौन सा आना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, और इस टाइप से ये प्रॉपर सीख चुके हैं कि अब जो भी टेक्स्ट आप प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग इसको आउटपुट कैसे जनरेट करनी है। देन नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें हम ये सीखते हैं कि अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखकर एआई से कैसे आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतनी ही अच्छी आउटपुट एआई आपको प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना है। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है डेट इज सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, जिसमें हम एआई का बिहेवियर डिफाइन करते हैं, उसको उसका रोल डिफाइन करते हैं कि उसको किस टाइप से काम करना है। जैसे एआई को मैंने बता दिया है कि आपको बैंक असिस्टेंट की तरह रिप्लाई करना है या फिर आपको डेवलपर की तरह प्रॉपर कोड्स मुझे प्रोवाइड करने। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के केस में हम एआई का रोल या फिर एआई का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट आता है डेट इज यूजर प्रॉम्प्ट्स, जिसमें यूजर प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये भी आप लोगों को सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर यूजर कुछ उल्टा सीधा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा है आपकी एप्लीकेशन में, तब भी हमें एआई को रिस्ट्रिक्ट रखना है कि उसका आंसर उसको नहीं प्रोवाइड करना, उसको कंट्रोल्ड वे में ही आंसर प्रोवाइड करना है, रिप्लाई यूजर को प्रोवाइड करना है। तो यहां दो चीजें हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में हम उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं और यूजर प्रॉम्प्ट्स के केस में हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि एआई को सिर्फ इसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर अंदर रिप्लाई करना है। ओके, देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड टोकन्स। अब यहां टेम्परेचर समझो। सबसे पहले टेम्परेचर का क्या मतलब है? आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आप लोग कभी भी एआई से कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो वो फालतू के आंसर भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है या फिर अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा दिखाने लग जाता है।
तो टेम्परेचर के केस में हम यही चीज कंट्रोल करते हैं कि एआई अपनी ज्यादा क्रिएटिविटी प्रोवाइड ना करे, ज्यादा फालतू के आंसर प्रोवाइड ना करे, वो सिर्फ उसी का आंसर दे जो उससे पूछा गया है। दैट मीन्स कि वो फिक्स्ड और एक्यूरेट आंसर ही प्रोवाइड करे। तो टेम्परेचर के केस में हम कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जितनी कम वैल्यू रहेगी उतना ही एआई आपको एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड कर पाएगा, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी एआई उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आपके आंसर में ऐड करता रहेगा। तो टेम्परेचर के केस में हम हमेशा लो वैल्यूज ज्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कर सके, अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन ना करे। और फिर आता है दैट इज टोकन्स, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट की लेंथ कंट्रोल करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम एज एन इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एआई आपको कितने वर्ड्स में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो टोकन्स के केस में हम इनपुट एंड आउटपुट की लेंथ कंट्रोल करके रखते हैं ताकि एप्लीकेशन की कॉस्ट वो डिक्रीज हो सके। ओके, तो हम यहां पर ये दोनों चीजें क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी जावा एप्लीकेशंस आज के दिन आ रही हैं वो एआई फीचर्स को इंटीग्रेट करती हैं, जैसे चैटबॉट्स या फिर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो ये फीचर्स जावा एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड होते हैं और उसके लिए हमें एलएलएम सीखना बहुत जरूरी है। और एआई जो भी हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है वो हमारे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो प्रॉम्प्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें एआई के बेसिक सीखने हैं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज एआई टूल्स फॉर डेवलपर्स। अब यहां हम सबसे पहले कोडिंग असिस्टेंट टूल सीखते हैं, जैसे गिटहब कोपायलट या फिर अमेजॉन कोड विस्परर। तो ये जो टूल्स हैं ये आईडी के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, जिनसे कोडिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये कोडिंग सजेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं। कोड को अगर अपडेट करना है तो एक सिंगल क्लिक पर ही अपडेट भी हो जाता है, तो इस टाइप से कोडिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। देन सेकंड वन इज डीबगिंग। तो इसमें हम चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई की हेल्प से कोडिंग एरर सॉल्व करते हैं या फिर उनको फिक्स करते हैं। एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग टूल्स, जिसके इसमें हम पोस्टमैन एंड एआई का यूज करके एपीआईज को टेस्ट करते हैं। तो इन सभी टूल्स का यूज करके हम हमारी कोडिंग की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जो काम हम 8-10 दिन के अंदर कर रहे थे वो काम अब हम 1-2 दिन के अंदर ही कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑल टूल्स। ओके, तो सेकंड केस में आपको ये सारे के सारे टूल्स आने कंपलसरी हैं, ध्यान रखना। देन थर्ड वन इज कनेक्टिंग जावा टू एआई ब्रेन्स। हम जावा को एआई के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं एचटीटीपी क्लाइंट। तो एचटीटीपी क्लाइंट जो है वो जावा कोड एंड एआई मॉडल्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। अब सबको पता है कि एआई मॉडल्स वो क्लाउड पर होते हैं, तो अगर जावा उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो इंटरनेट के थ्रू करेगा, और उसके लिए हमें जो क्लास यूज करनी है दैट इज एचटीटीपी क्लाइंट। तो एचटीटीपी क्लाइंट एक ब्रिज की तरह काम करके जावा के कोड को एआई मॉडल्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट फाइल्स। तो बेसिकली कभी भी अगर हम एआई मॉडल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एपीआई कीज इंटीग्रेट करनी पड़ती है, तो वो एपीआई की हमें बहुत ज्यादा संभाल के रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही खराब हो जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो वो जितनी भी एपीआई कीज हैं वो हमें सिक्योरली हैंडल करनी पड़ती हैं। ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमें एपीआई कीज को किस टाइप से सिक्योरली हैंडल करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट इन फ्यूचर हैक ना हो जाए। तो एनवायरनमेंट फाइल्स के थ्रू हम सिक्योरिटी कैसे अचीव कर सकते हैं वो सीखते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज जेसन पार्सिंग, जिस केस में हम जैक्सन लाइब्रेरी या फिर जेसन लाइब्रेरी सीखते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कभी भी अगर हम एआई के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमें टेक्स्ट के अंदर आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता, वो जेसन फॉर्मेट में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो उस जेसन फॉर्मेट से हमें डेटा किस टाइप से रिट्रीव करना है, क्योंकि हमें तो प्लेन टेक्स्ट चाहिए, यूजर को जेसन समझ में आने वाली नहीं है, तो हमें उस जेसन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमें यहां पर जैक्सन या फिर जेसन लाइब्रेरी आनी चाहिए, और उस जेसन से सिर्फ और सिर्फ मैसेज को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जेसन पार्सिंग। तो जेसन पार्सिंग भी हमें सीखना बहुत जरूरी है ताकि मैं एआई से जो आउटपुट आ रही है उसको प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेट में यूजर को डिस्प्ले कर सकूं। तो यहां ये तीनों जितने भी पार्ट हैं ध्यान रखना, ये तीनों बेसिक्स हैं अगर आप लोग जावा एप्लीकेशन को एआई मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो।
ओके। देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी बैकएंड। अगर आप लोग इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट यहां पर आता है डेट इज स्प्रिंग एआई प्लस सर्विस लेयर। यहां पर स्प्रिंग एआई जो है वो लेटेस्ट मॉड्यूल है जो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एआई को जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं, टूल्स या फिर डेटाबेसेस को हम यूज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग एआई आज के दिन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही नेक्स्ट पार्ट आता है डेट इज सर्विस लेयर। ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप लोगों को हमेशा एक सर्विस क्लास जरूर क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आपका यूआई वो डायरेक्टली एआई से कम्युनिकेट करेगा तो सिक्योरिटी लीक हो सकती है, एपीआई कीज जो है वो लीक हो सकती है। तो हम हमेशा पहले एक सर्विस क्लास क्रिएट करते हैं जो सारी की सारी सिक्योरिटी या फिर लॉगिंग ये या फिर मॉडल कॉल्स ये सारी की सारी चीजें हैंडल करता है। तो एआई सर्विस क्लास बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्लास हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहां पर स्प्रिंग एआई प्लस सर्विस लेयर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है आप लोगों के लिए जो आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एसिंक एंड रिएक्टिव एआई कॉल्स। अब देखो, आपकी जावा एप्लीकेशन वो एआई के साथ तो कम्युनिकेट करने लग गई, बट एआई जो रिस्पॉन्स सेंड करेगा वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को फास्ट बनाना चाहते हो तो हम कंप्लीटेबल फ्यूचर या फिर स्प्रिंग के अंदर एक एनोटेशन होता है डेट इज एसिंक एनोटेशन, हम इनका यूज करके हमारी एप्लीकेशन को फास्ट बनाते हैं, क्योंकि जितने भी टास्क हैं वो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जावा की एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट होती है। जो एआई आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। उस रिस्पॉन्स को फास्ट करने के लिए बेसिकली हम एसिंक एंड रिएक्टिव एआई कॉल्स का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज एआई विद फाइल डेटाबेस एटसेट्रा। अब हम हमारी फाइल्स को, जैसे कंपनीज की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या फिर जो पीडीएफ होती है, वो हम एआई को कैसे सबमिट कर सकते हैं, वहां से हम कैसे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, या फिर एआई के थ्रू हम डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, हमारी जो भी चैटिंग हिस्ट्री है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस केस में सीखते हैं। तो इसके थ्रू आप बहुत सारी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे चैटिंग एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम एनालाइजर। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप लोग क्रिएट करते हो। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हो तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें बहुत डीपली आनी चाहिए। ओके। एंड देन लास्ट वन इज एआई एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये वो ब्लॉक्स है जिनके थ्रू हम जावा एंड एआई एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है डेट इज LangChain 4J। वैसे इसका ओरिजिनल नेम LangChain है, बट जो LangChain 4J बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ जावा के लिए ही बनाया गया। इस लाइब्रेरी का यूज करके हम बहुत ही इजीली LLMs के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो LangChain 4J लाइब्रेरी बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम बहुत ही अच्छी एआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। देन सेकंड आता है इसके अंदर डेट इज वेक्टर डेटाबेस। जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है MySQL, Oracle, Postgres, वैसे ही एक वेक्टर डेटाबेस भी होता है जिसके अंदर टेक्स्ट जो है वो वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा ये चीज समझो। जैसे मैंने पिज्जा सर्च करना है, अब पिज्जा अगर मैं MySQL या Oracle या Postgres की बात करूं तो अगर उनको पिज्जा वर्ड मिलेगा तो ही वो उसको सर्च करेंगे, बट अगर मैंने सर्च किया फास्ट फूड तो फास्ट फूड के अंदर पिज्जा नहीं मिलेगा। बट यहां पर क्या बेनिफिट होता है कि अगर मैं पिज्जा लिखता हूं वो तब भी मुझे पिज्जा प्रोवाइड करेगा, अगर मैं फास्ट फूड लिखकर सर्च करता हूं वो तब भी मुझे पिज्जा प्रोवाइड कर देगा। तो इसके इसमें जो उस वर्ड से रिलेटेड दूसरे जो वर्ड्स होंगे वो उनकी भी मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो वेक्टर डेटाबेस का यही बेनिफिट है कि वो जो ओरिजिनल वर्ड मैंने लिखा है सिर्फ वही वर्ड नहीं, उससे एक्स्ट्रा जो उससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे उनकी भी मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि इस केस में वो वेक्टर्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। तो अगर आप लोगों को एज ए डेमो काम करना है तो आप लोग क्रोमा डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज इंडस्ट्री के अंदर पाइनकॉन डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज होता है। या फिर अगर आप लोग PostgreSQL यूज कर रहे हो तो आप उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो डेट इज PG वेक्टर के नेम से, तो आपके RDBMS को वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी बहुत ज्यादा आज के दिन यूज होता है।
ओके। बट अगर आप लोग इंडस्ट्री लेवल पर काम कर रहे हो तो पाइनकॉन या फिर पीजी वेक्टर, यही दोनों आप लोग यूज करते हो। क्रोमा जो है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आरएजी, जो कि एक सिस्टम डिजाइन या फिर एक आर्किटेक्चर होता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंपनी का डेटा है, ध्यान रखना, हमारा जो कंपनी का डेटा है वो एआई को बाय डिफॉल्ट नहीं पता होगा। हमारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रूल्स क्या है, तो वो बाय डिफॉल्ट एआई को नहीं पता होता। तो हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले एआई को कंपनी की पीडीएफ या फिर कंपनी का डेटाबेस या फिर एआई को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। वो उन सभी को रीड करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर रिट्रीवल का मतलब क्या है कि हम डेटाबेस से प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। देन ऑगमेंटेड का क्या मतलब है कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर उस डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज जनरेशन, के इनका यूज करके अब हम प्रॉपर एआई से करेक्ट आउटपुट या फिर एक्यूरेट आउटपुट निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये बेसिकली ध्यान रखना, ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है या फिर बोल सकते हो कि ये सिंपल एक सिस्टम डिजाइन है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये एक तरह का आर्किटेक्चर है जिसके इसमें आप पहले एआई को कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो वहां से सीखता है और फिर आपको एक्चुअल आउटपुट या फिर एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लाइंट्स कुछ भी क्वेश्चनिंग करते हैं जो कंपनी से रिलेटेड है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मैंने बैंक की कोई एप्लीकेशन ओपन कर दी और वहां मैं चैट करने लग गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो उस बैंक के अकॉर्डिंग मुझे इंटरेस्ट रेट बताएगा, ना कि किसी दूसरे बैंक के अकॉर्डिंग। अब वो जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने उसे कंपनी की पीडीएफ या फिर डेटाबेस या फिर डॉक्यूमेंट्स मैंने उसको प्रोवाइड किए हुए, तो उसने वहां से पढ़ा है, वहां से उसने सीखा है कि क्या इंटरेस्ट रेट मुझे प्रोवाइड करना है। तो आरएजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम डिजाइन है जो आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो इनका यूज करके ध्यान रखना, इन सभी टूल्स का यूज करके बेसिकली हम इंडस्ट्री लेवल की एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। प्रॉपर किसी भी एक सेक्टर की एप्लीकेशंस हम बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो ये था जावा विद एआई का रोड मैप जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये पांचों चीजें करनी है, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को एज ए जावा डेवलपर आना चाहिए। सो आई होप आज आप लोगों को जावा विद एआई का रोड मैप बहुत ही डीपली समझ आ गया होगा। अगर इनकेस आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, बट एक ही शर्त पे मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करोगे तो ही मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड करूंगा। ओके, तो इनकेस अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।